नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है उत्तराखंड जीके एमसीक्यू सीरीज, जिसमें हम उत्तराखंड की जो इंपॉर्टेंट बुक हैं उन्हें एमसीक्यू के फॉर्मेट में कवर कर रहे हैं। और इस सीरीज के अंतर्गत अजय सिंह रावत जी की पूरी किताब को एमसीक्यू के फॉर्मेट में कवर कर चुके हैं। अब हम राजेंद्र बलूदी जी की पुस्तक को यहाँ पे कवर कर रहे हैं और आज हम इस पुस्तक की छठी क्लास यहाँ पे कवर करेंगे। अगर आपने इससे पहले की क्लासेस को नहीं देखा है तो आप उनको प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, यमुना को निम्न में से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो यमुना नदी भी उत्तरकाशी से आती है, उत्तराखंड से ही इसका उद्गम होता है। उत्तरकाशी के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है यमुनोत्री। इसको कुछ अन्य नामों से जाना जाता है। इसे सूर्य की पुत्री कहते हैं, यम की बहन कहते हैं, श्री कृष्ण की पटरानी के नाम से भी जाना जाता है। तो उपयुक्त सभी यहाँ पर सही उत्तर होगा। यमुना को किन किन नामों से जाना जाता है? तो किसकी पुत्री? सूर्य की पुत्री। किसकी बहन? यम की बहन। और किन की रानी? श्री कृष्ण की रानी। ठीक है। इसके अलावा जैसा हमने कहा, जो यमुना नदी है वो यमुनोत्री ग्लेशियर से आती है। जो यमुनोत्री ग्लेशियर है उसके साथ एक और है श्रीकंठ पर्वत और एक है बंदरपूंछ और साथ में यमुनोत्री ग्लेशियर। इन तीनों को मिलाकर के संयुक्त रूप से बंदरपूंछ पर्वत कहा जाता है। और इस बंदरपूंछ पर्वत का जो प्राचीन नाम है वो कालंदी पर्वत है। ठीक है, यहीं से निकल रही है यमुना नदी, इसीलिए यमुना को कालंदी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी नदी है जो उत्तराखंड और हिमाचल के मध्य सीमा का निर्धारण करती है? तो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश दोनों के बीच में सीमा कौन बनाती है? ये बनाती है टोंस नदी। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर यहां पे होगा। ठीक है। टोंस नदी जो है यह दो धाराओं में बनती है, दो नदियों के मिलने के बाद बनती है। एक है हमारी रुपिन और एक हमारी सुपिन। जो रुपिन नदी है आपकी, ये हिमाचल प्रदेश के डोडरा क्वार से आती है और जो सुपिन नदी है ये उत्तरकाशी के स्वर्ग रोहिणी ग्लेशियर से आती है। इन दोनों नदियों का संगम उत्तरकाशी के नेटवाड़ में होता है। जो नेटवाड़ विद्युत परियोजना है वो इसी नदी के ऊपर बनी हुई है। ठीक है। और इसी क्षेत्र के बाद ये आगे किस नाम से बहती है? टोंस नाम से बहती है। यमुना नदी की प्रमुख सहायक नदी है। यमुना के साथ कालसी के नजदीक ये संगम कर लेती है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है। एक दो बातें टोंस नदी को लेकर और याद करना। जौनसारी जनजाति का जो प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है जिसका नाम है हनौल, क्वेश्चन बनता है किससे संबंधित है? जौनसारियों से संबंधित है। यह हनौल तीर्थ स्थल भी किस नदी के तट पर है? टोंस नदी के तट पर है। इसके ऊपर जैसे मैंने कहा, नेटवाड़ विद्युत परियोजना इसी के ऊपर है। देहरादून में एक बांध है किसाऊ बांध। किसाऊ बांध भी किसके ऊपर है? टोंस नदी के ऊपर बना हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट है, रुपिन नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो जैसे मैंने कहा, जो टोंस नदी है दो नदियों से मिलकर बनी होती है। एक है रुपिन और एक है सुपिन। जो ये रुपिन नदी है ये हिमाचल प्रदेश के डोडरा क्वार से आती है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। और जो सुपिन नदी होती है वो उत्तरकाशी के स्वर्ग रोहिणी ग्लेशियर से आती है और उत्तरकाशी के नेटवाड़ में वहां पर दोनों नदियों का संगम होता है। वहीं से आगे इनको क्या नाम मिलता है? टोंस। क्वेश्चन बनता है किन नदियों की संयुक्त धारा को टोंस कहते हैं? रुपिन और सुपिन। ठीक है। दोनों मिलकर टोंस बनाती हैं और टोंस किसकी प्रमुख सहायक नदी है? यमुना नदी की सहायक नदी है। उत्तराखंड की दो नदियों रुपिन और सुपिन की संयुक्त धारा को टोंस नदी के नाम से जानते हैं। दोनों का संगम निम्नलिखित में से किस स्थान पर होता है? तो टोंस नदी जिन दो धाराओं में जानी जाती है, रुपिन और सुपिन, दोनों का उद्गम हमने देखा। इन दोनों का संगम उत्तरकाशी के नेटवाड़ में होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है। टोंस नदी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? इसे तमसा नदी के नाम से भी जाना जाता है। कालसी के नजदीक डाक पत्थर में यह यमुना के साथ संगम कर लेती है। ठीक है। नेटवाड़ परियोजना जैसे मैंने कहा इसी नदी पर बनी हुई है। टोंस नदी की टोटल लंबाई की बात करें, 148 किलोमीटर टोटल टोंस नदी की लंबाई है। किस नदी घाटी के लोग स्वयं को कौरवों का वंशज मानते हैं? तो कौन सी नदी घाटी है जहां के लोग अपने को कौरवों का वंशज मानते हैं? सही उत्तर होगा टोंस नदी घाटी। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा।
देखिए यहां पर मान्यता है, ऐसा माना जाता है कि जब महाभारत के युद्ध में कौरवों की हार हुई और दुर्योधन की जब मृत्यु हुई तो इस घाटी के लोग काफी ज्यादा यहां पर रोए और उन्हीं के आंसुओं से इस नदी का निर्माण हुआ, तमसा या टोंस नदी। इसीलिए इस क्षेत्र के कुछ लोग इस नदी का निर्माण आंसुओं से मानते हैं और इसके जल को अपवित्र माना जाता है। ठीक है, तो किस घाटी के लोग खुद को या स्वयं को कौरवों का वंशज मानते हैं? तो आप कहेंगे टोंस नदी घाटी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी नदी देहरादून जनपद के रामपुर में यमुना नदी में मिल जाती है? तो रामपुर मंडी में एक प्रमुख नदी है जो यमुना नदी के साथ संगम करती है। कालसी डाक पत्थर में टोंस करती है। टोंस कहां से आ रही है, किन किन धाराओं में आ रही है, कहां संगम बनाती है, क्या उसको लेकर मान्यता है, सब हमने देखा। उसकी लंबाई को देखा। रामपुर मंडी में यमुना नदी के साथ एक और नदी आकर मिलती है। इस नदी का नाम है आसन नदी। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। देहरादून के रामपुर मंडी में आसन यमुना के साथ संगम कर लेती है। क्वेश्चन बना था पेपर में कि आसन किसकी सहायक नदी है? तो आप कहेंगे ये यमुना की सहायक नदी है। ठीक है, दोनों का संगम कहां पे होता है? रामपुर मंडी में होता है। इसके अलावा हमने देखा टोंस भी यमुना की सहायक नदी है। एक और नदी है गिरी नदी भी किसकी सहायक नदी है? ये भी यमुना की है। रामपुर मंडी से थोड़ा सा पहले ये जो गिरी नदी है ये यमुना में गिर जाती है। ठीक है, यानी उसके साथ संगम कर लेती है। देहरादून में स्थित लाखा मंडल निम्नलिखित किन नदियों के संगम पर स्थित है? जो लाखा मंडल है आपका ये देहरादून में है। क्वेश्चन बनता है और ये किन नदियों के संगम पर स्थित है? यमुना और रेखवाड़ नदी के तट पर या इनके संगम पर। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। ये क्वेश्चन भी एज इट इज पेपर में पूछा गया था। नेक्स्ट है, यमुना की यमुनोत्री से धालीपुर तक की लंबाई कितनी है? देखिए यमुना नदी उत्तराखंड में जो बहती है यमुनोत्री से लेकर के देहरादून के धालीपुर तक बहती है। उसके बाद ये राज्य से बाहर चली जाती है और इलाहाबाद यानी प्रयागराज में जाकर ये गंगा के साथ संगम कर लेती है। तो यमुनोत्री से लेकर प्रयागराज तक जो इसकी लंबाई है वो 1384 किलोमीटर है और ये भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है। सबसे लंबी नदी पूछेगा तो वो गंगा है, सबसे लंबी सहायक नदी पूछेगा तो वो यमुना है। इसकी टोटल लंबाई आपसे उत्तराखंड में यमुना की लंबाई पूछी गई है। उत्तराखंड में यमुनोत्री से लेकर धालीपुर तक इसकी लंबाई मात्र 136 किलोमीटर है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। सवाल बनता है यह किस स्थान से राज्य से बाहर जाती है? देहरादून के धालीपुर से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है? देखिए यमुना की कई सारी प्रमुख सहायक नदियां हैं जिसमें हमने टोंस को देखा, आसन को देखा, गिरी को देखा। इसके अलावा हनुमान गंगा, कृष्णा गाड़, बनाड़ गाड़ यमुना की सहायक नदियां हैं। ठीक है, इसके अलावा और कौन कौन सी हैं? कमल गाड़ है, परनी गाड़ है, भद्री गाड़ है। ये सारी सहायक नदियां किसकी हैं? यमुना नदी की हैं। लेकिन ये जो गोनखा गाड़ है ये यमुना की सहायक नदी नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। सवाल बनता है ये गोनखा गाड़ किसकी सहायक नदी है? तो ये आपके गौरी गंगा की सहायक नदी है। गौरी गंगा की 3 इंपॉर्टेंट सहायक नदियां हैं। एक है गोनखा गाड़, एक है इसकी रमल गाड़ और एक बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन क्रिएट करती है, मदकानी नदी। मंदाकिनी नहीं है, ये मदकानी नदी है। ये गौरी गंगा की सहायक नदी है और दूसरी है हमारे पास मंदाकिनी, ये अलकनंदा की सहायक नदी है। तो दोनों में आपने कंफ्यूजन नहीं करना है। जो मदकानी है ये गौरी गंगा की है और जो मंदाकिनी है वो अलकनंदा की है। नेक्स्ट है, काली नदी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो काली नदी के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? चलिए देखते हैं। पहला, इसका उद्गम पिथौरागढ़ जिले के उत्तर में तिब्बत बॉर्डर के पास काला पानी से होता है। तो पहला प्रश्न आपका जो पहला कथन है वो आपका सही है। जो काली नदी है आपके काला पानी में जो ब्यास आश्रम है, ब्यास ऋषि आश्रम, वहां से निकलती है। ठीक है, काली नदी काकागिरी पर्वत के समांतर बहते हुए भारत और नेपाल का बॉर्डर बनाती है। ये वाला कथन भी सही है। जैसे उत्तराखंड और हिमाचल का बॉर्डर टोंस नदी बनाती है, उसी प्रकार भारत और नेपाल का बॉर्डर काली नदी बनाती है। किस पर्वत के समांतर में बहती है? काकागिरी पर्वत। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, ये भी सही है। इसे शारदा नदी के नाम से भी जाना जाता है। जब काली नदी मैदानों में प्रवेश करती है तो मैदानों में यह शारदा के नाम से प्रवेश करती है। ये भी कथन आपका सही है। खासकर जब टनकपुर से आगे ये नेपाल में एंटर होती है तो नेपाल में ये किस नाम से जाती है? शारदा के नाम से जाती है।
स्थानीय भाषा में इसे काली गंगा कहते हैं। तो स्थानीय भाषा में इसे काली गंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, काली गंगा कहते हैं, काला पानी गाड़ के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, इसके जल को अपवित्र माना गया है। क्वेश्चन बनता है किस नदी के जल को पौराणिक रूप से पवित्र नहीं माना गया है? तो आप कहेंगे काली नदी। इसके साथ साथ मंदाकिनी के जल को भी अपवित्र माना जाता है। ठीक है, तो यहां पर आपके चारों के चारों कथन बिल्कुल सही हो जाएंगे। ऑप्शन डी। उत्तराखंड की सर्वाधिक लंबाई वाली नदी कौन सी है? तो हमने उत्तराखंड की कई सारी नदियों के बारे में बात करी। हमने अलकनंदा को देखा जिसकी लंबाई कितनी थी? 195 किलोमीटर। हमने भागीरथी को देखा 205 किलोमीटर। हमने ऊपर यमुना की बात करी 136 किलोमीटर। हमने गंगा की बात करी तो गंगा की जो लंबाई है वो 96 किलोमीटर है। हमने टोंस नदी की बात करी, लगभग 148 किलोमीटर है। आपसे सबसे लंबी नदी पूछी गई है। उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी है काली नदी, जिसकी लंबाई है 252 किलोमीटर। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। नदियों को आपने लंबाई इनकी पता होनी चाहिए, मैच करने के लिए, मिलान करने के लिए आ जाता है। तो इनके साथ साथ इनको याद कर लेते हैं। जैसे काली की पढ़ रहे हैं, वहीं पर गोरी नदी की भी लिख लीजिए, जो गोरी गंगा है। काली नदी की जो लंबाई है वो 252 किलोमीटर है। जो गोरी गंगा है या गोरी नदी, उसकी लंबाई 104 किलोमीटर है। इसी प्रकार पश्चिमी रामगंगा की बात करें तो पश्चिमी रामगंगा की लेंथ 155 किलोमीटर है। यहीं पर पूर्वी की भी लिख लीजिए। पूर्वी जो रामगंगा है वो 108 किलोमीटर है। तो पश्चिम वाली ज्यादा बड़ी है, पूर्वी वाली ज्यादा छोटी है। ऐसे ही नयार नदी की बात करें तो पूर्वी नयार की लंबाई 109 किलोमीटर है और पश्चिमी नयार की लंबाई 78 किलोमीटर है। इसी प्रकार हमने अलकनंदा, भागीरथी और गंगा को भी देखा था। भागीरथी की लंबाई 205 किलोमीटर है। इसकी जो प्रमुख सहायक नदी है उसका नाम है भिलंगना, वो 110 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नदियां जिनकी लंबाई पेपर में आती है। मानस खंड में काली नदी को क्या कहा गया है? तो मानस खंड के अंदर यानी स्कंद पुराण का ही एक पार्ट है मानस खंड, और इसमें काली नदी को श्यामा नदी कहा गया है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। जैसा हमने इसका उद्गम देखा कि यहां आपके पिथौरागढ़ के काला पानी से आती है, वहीं पर व्यास आश्रम है, वहीं से निकलती है। काला पानी गाड़ या काली गंगा के नाम से जानी जाती है, भारत नेपाल का बॉर्डर बनाती है। इसको लेकर के एक चीज यहां पर क्लियर करना, जब पेपर में आपसे काली नदी का उद्गम पूछा गया, विकल्प में आपको मिलम ग्लेशियर दिया गया था और इसी को सही माना गया था। लूसेंट जीके में भी काली नदी का उद्गम मिलम ही माना गया है। तो इसको भी आपने ध्यान रखना है कि अगर बाई चांस काला पानी या व्यास आश्रम विकल्पों में नहीं आता है तो एक बार आंसर मिलम को माना गया है, आप इसी को टिक करेंगे। जो मिलम ग्लेशियर है बेसिकली वो गोरी गंगा या गोरी नदी का उद्गम स्थल है। बाद में काली और गोरी का संगम होता है पिथौरागढ़ के जौल जीवी में, उसको भी हम आगे देखेंगे। तो फिलहाल आपने इस वाली बात को भी याद करना है। निम्न में से कौन सी काली नदी की प्रारंभिक सहायक नदी है? तो काली नदी में मिलने वाली पहली नदी कौन सी है? काली की पहली सहायक नदी कौन सी है? इसका नाम है कुठियांगटी। कुठियांगटी किसकी सहायक नदी है? काली नदी की। काली नदी में मिलने वाली यह पहली नदी है, इसको भी ध्यान रखना। जक्षर श्रेणी से यह आती है। इसकी 2-3 इंपॉर्टेंट नदियां हैं जिनके नाम पेपर में पूछे जा सकते हैं, जैसे सुंगचुमना, इसके अलावा निक्रूट और इसके अलावा थुमका। ये 3 नदियां किसकी सहायक नदियां हैं? कुठियांगटी की। और कुठियांगटी किसकी है? काली नदी की। ठीक है, ये काली में मिलने वाली प्रारंभिक सहायक नदी है, यानी पहली सहायक नदी है। काली में मिलने वाली राज्य की आखिरी नदी, अंतिम नदी कौन सी है? उसका नाम पेपर में पूछा गया है, उसका नाम है लधिया नदी। पूर्वी धौली गंगा सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? पूर्वी धौली गंगा। देखिए, जो पूर्वी धौली गंगा है ये काली नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर यहां पे होगा। ठीक है, पूर्वी धौली गंगा खेला नामक जगह पर काली नदी के साथ संगम कर लेती है। जो पूर्वी धौली गंगा है इसकी भी कुछ इंपॉर्टेंट सहायक नदियां हैं जिनको लेकर सवाल आपका बनता है, जैसे ये वाला दारमा, लस्सर, सेलायांगटी तथा कंचुतिच आदि नदियां निम्नलिखित किस मुख्य नदी की सहायक नदियां हैं? तो ये सारी सहायक नदियां हैं किसकी? पूर्वी धौली गंगा की। ऑप्शन बी सही उत्तर यहां पे होगा। देखिए, जो पूर्वी धौली गंगा है बेसिकली 2 जलधाराओं से मिलकर बनी है। पहली जलधारा का नाम है दारमा, जिसे धौली के नाम से भी जानते हैं, और दूसरी है लिस्सर। इन दोनों से मिलकर ही बनती है
धौली गंगा, पूर्वी धौली गंगा। ठीक है, खेला नामक जगह पर तवा घाट के नजदीक पड़ता है, वहीं पर ये काली नदी के साथ संगम कर लेती है। तो ये सारी सहायक नदियां हैं पूर्वी धौली गंगा की, और ये खुद किसकी सहायक नदी है? काली गंगा की। गोरी गंगा किस ग्लेशियर से निकलती है? तो ऊपर हमने इसको क्लियर किया, गोरी गंगा आपके मिलम ग्लेशियर से आती है। ऑप्शन सी सही उत्तर यहां पे होगा। जो गोरी गंगा है यह भी दो जलधाराओं में निकलती है। पहली जलधारा है गोरी और दूसरी जो जलधारा है उसे शुनकल्प या रालम नदी के नाम से जाना जाता है। इन दोनों का संगम होता है और तब बनती है गोरी गंगा। गोरी गंगा काली गंगा की सहायक नदी है, यानी काली नदी की सहायक नदी है। दोनों का संगम कहां पे होता है? जौल जीवी नामक जगह पर, पिथौरागढ़ में है, वहां पर इनका संगम हो जाता है। ठीक है, अगला, काली और गोरी नदियों का संगम कहां पे होता है? तो काली और गोरी दोनों नदियों का संगम होता है पिथौरागढ़ के जौल जीवी में। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। जो गोरी गंगा है कहां से आती है? मिलम ग्लेशियर। मिलम ग्लेशियर को लेकर के भी एक सवाल आता है कि शुद्ध रूप से कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो वो है मिलम ग्लेशियर। जो गोरी गंगा है इसकी लंबाई हमने देखी थी ऊपर 104 है, काली गंगा की लंबाई 252 किलोमीटर है। इसी काली और गोरी नदियों के संगम पर एक मेला लगता है जिसे कहते हैं जौल जीवी मेला। अब क्योंकि जौल जीवी नामक जगह पर इनका संगम होता है, वहीं पर एक मेला होता है जिसे हम कहते हैं जौल जीवी मेला। क्वेश्चन बनता है, पिथौरागढ़ का प्रसिद्ध जौल जीवी मेला किन नदियों के संगम पर लगता है? तो आप कहेंगे काली और गोरी नदियां। ठीक है, इस मेले की शुरुआत 1914 में मानी जाती है। गजेंद्र बहादुर के द्वारा इस मेले को शुरू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, कुमाऊं की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? तो देखिए, किस नदी को कुमाऊं की सबसे पवित्र नदी माना जाता है? कुमाऊं की सबसे पवित्र नदी सरयू को माना जाता है। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। देखिए, जो काली नदी है, काली नदी को सबसे ज्यादा जो जल प्राप्त होता है, काली नदी की जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सहायक नदी है वो सरयू है। सरयू भी अंततः किस में जाकर मिलती है? काली नदी में जाकर मिलती है। काली नदी को सबसे ज्यादा जल देने वाली नदी कौन है? यही सरयू है। काली का जल अपवित्र माना गया है, लेकिन जब तक ये सरयू के नाम से बहती है, इसके जल को कुमाऊं में सबसे पवित्र नदी के रूप में माना जाता है। ठीक है, बागेश्वर में जो शर्मूल पहाड़ियां हैं वहां से ये निकलती है सरयू नदी। 146 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। काली को सबसे ज्यादा जल देने वाली और कुमाऊं की सबसे पवित्र नदी का दर्जा इसे प्राप्त है। ठीक है, बागेश्वर किन नदियों के संगम पर स्थित है? देखिए, जो सरयू नदी है, सरयू नदी की जो प्रमुख सहायक नदी है उसका नाम है गोमती। सरयू खुद काली की प्रमुख सहायक नदी है, काली को सबसे ज्यादा जल देती है, लेकिन सरयू की भी कोई सहायक नदी होगी। सरयू की जो प्रारंभिक और प्रमुख सहायक नदी है वो गोमती नदी है। गोमती नदी बागेश्वर के डेबरा श्रेणी से निकलती है। गोमती और सरयू के संगम पर ही बागेश्वर स्थित है। ऑप्शन ए सही उत्तर यहां पे होगा। ठीक है, सरयू और गोमती का संगम वहां पे होता है। मानस खंड के अंदर गोमती नदी को यमुना और सरयू नदी को गंगा कहा गया है। क्वेश्चन बनेगा, मानस खंड में किन नदियों की तुलना गंगा और यमुना से की गई है? तो सरयू को कहा गया है गंगा और गोमती को कहा गया है यमुना। ठीक है, बैजनाथ धाम किस नदी के तट पर स्थित है? तो बैजनाथ धाम एक और फेमस धाम है, प्रसिद्ध धाम है, बागेश्वर में पड़ता है और ये आपके गोमती नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। ठीक है, गोमती और गरुड़ गंगा बेसिकली इन दोनों नदियों का संगम यहां पे होता है और इसी यहां पर स्थित है आपका बैजनाथ धाम। ठीक है, तो जो बागेश्वर है मुख्यतः सरयू के तट पर है, लेकिन अगर संगम पूछेगा तो सरयू और गोमती। इसी प्रकार बैजनाथ धाम मुख्य तौर पर गोमती के तट पर है, संगम पूछेगा तो गोमती और गरुड़ गंगा। ऐसे सवाल पेपर में बन जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने उत्तराखंड जीके के 20 और सवालों को यहाँ पर कवर किया। छठी क्लास हमारी कवर करी। 100 से ज्यादा प्रश्नों को अतिरिक्त तथ्यों के साथ बलूदी जी की पुस्तक से हम अभी तक कवर कर चुके हैं। इसी प्रकार हमने जैसे स्टार्टिंग में कहा अजय रावत जी की पुस्तक को भी कवर किया था और इसी प्रकार हम पूरी बलूदी जी की पुस्तक को भी कवर करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।